आदाब, मैं मीनाक्षी शौरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में मानसून से पहले की बारिश और सैलाब के चैलेंजेस की। हमारा मुल्क भारत मानसून इफेक्टेड कंट्रीज में से एक है और यहाँ बारिश और सैलाब की सबसे बड़ी वजह भी मानसून ही है। इसलिए एक अंदाजे के मुताबिक मानसून की वजह से 75% सालाना बारिश होती है, जिसकी वजह से हमें हर साल शदीद जानी और माली दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि हम भारत में रहने वाले लोग मानसून के आने या उससे पहले की बारिश और सैलाब की सूरत हाल के चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करें। इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए हमने इन्वाइट किया है स्टूडियो में खास एक्सपर्ट को। हमारे साथ आईकार्स से प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और IIPA से प्रोफेसर विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो हम बातचीत करते हैं और मॉनसून क्योंकि हिट करने ही वाला है और अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत चेंजेस हैं। अगर मैं अनिल जी आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँ, क्लाइमेट में ज़रा सी गर्मी और फिर उसके बाद हम तूफान और बारिश और सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम मॉनसून के हवाले से आपसे मैं जानकारी चाहती हूँ, तो मैं यही जानना चाहती हूँ, एक तो क्योंकि हमने ये देखा है कि हम रिस्पॉन्स करने की या फिर उसके बाद में रिलीफ फैक्टर कैसा होना चाहिए, उस सब की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन थ्रू दिस प्रोग्राम हम प्रिवेंशन के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मॉनसून तो हमारे लिए अच्छा है, हमारी GDP के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है, बट उससे जो डिजास्टर हो जाता है या जो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उसके प्रिवेंशन के लिए आप हमको क्या बताएंगे? मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। और जो इस वर्ष मानसून की बात हो रही है और मानसून थोड़ा पहले लगभग आ ही गया है, इसमें कोई भी जो इस तरह की स्थिति बनती है, मानसून की स्थिति है जिसमें बहुत ज़्यादा बरसात की भी फोरकास्ट आई है। जो हमारा IMD है, मौसम विभाग है, उसने कई राज्यों में लगभग 8 से 9 राज्यों के अंदर अतिवृष्टि या बहुत ज़्यादा बरसात, इसकी जो सूचना भी दी गई है। अब इस सूचना जो हमें पूर्व अनुमान या पूर्व सूचना मिलती है, हम उसको किस तरीके से लेते हैं, यहीं पे असली जो दारोमदार है कि कोई घटना आपदा बनती है या उस घटना का हम लाभ ले पाते हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि मानसून आना, मानसून का अच्छा होना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बट जो मानसून के पूर्व तैयारी होती है, और वो तैयारी हर एक स्तर पे होती है, राज्य के स्तर पे होती है, जो सरकार के अंदर क्या तैयारी होनी है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य के साथ साथ विभागों की तैयारी और स्थानीय जो लोकल लेवल पे जो तैयारी होती है। अब ड्रेनेज की बात करें, पानी के प्रबंधन की बात करें, जो सड़कों के आसपास जो निकास है हमारे, उनकी बात करें, तो वो ये सब इनिशिएटिव्स जो है वो लोकल लेवल पे होते हैं और उसका एक कैलेंडर तय होता है। अब कैलेंडर के पहले से, अगर जो कैलेंडर हमने सोचा है कि इस समय बरसात होगी, उसके साथ हम ये टेंडर निकालेंगे, उस समय हम ये इनकी सड़कों की सफाई कराएंगे, नालियों की सफाई कराएंगे। अब मानसून का फोरकास्ट आ गया, मानसून भी पहले आ गया, लेकिन अगर हमने उसमें तब्दीली सही समय से नहीं लाई कि वो जल्दी आ रहा है, तो हम जो उसमें सुधार लाना है उनको भी जल्दी लाएं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो अतिवृष्टि होगी या बारिश ज्यादा होगी, वो आपदा की स्थिति पैदा कर सकती है। तो ये असली दारोमदार है। जी सर। प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तो हम जब बात कर रहे हैं इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स की, और हम तो ये जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉनसून से इंटरलिंक्ड हैं, तो एक तो ये सब चीज़ें शेप में कब से आई हैं? क्या ये हम अभी कुछ सालों से ही इस तरह की एक्सरसाइज करने लगे हैं, या ये काफ़ी पहले से है और उसको हमने थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ हम लेकर जा रहे हैं? तो उसके बारे में भी थोड़ा मैं जानकारी चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि हम कब से और कैसे इसको इम्प्लीमेंट अब तक करते आए हैं। मीनाक्षी जी, ये जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पहले आपदा प्रबंधन जो है वो कृषि मंत्रालय में हुआ करता था। 2001 से पहले कृषि मंत्रालय आपदा प्रबंधन को देखता था। और जैसे कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, मॉनसून अतिवृष्टि या कम बारिश दोनों ही हमारे लिए आपदा लाती है, और उसके लिए क्या हमारी तैयारी है। चूंकि आपदा प्रबंधन जो है वो राज्य का विषय है, तो हर राज्य की क्या तैयारी है, इसके लिए हर साल
मॉनसून से पहले केंद्र सरकार की तरफ से सारे रिलीफ कमिश्नर्स, वहाँ के सेक्रेटरीज और जो भी लोग इसमें कार्यरत हैं, उन सबको दिल्ली एक हमेशा से एक मीटिंग होती थी और उसमें चर्चा की जाती थी कि आईएमडी क्या कह रहा है, किस प्रकार का पूर्व अनुमान है और क्या क्या तैयारी, किस किस तरह की तैयारी हम अपेक्षित है उनसे। इसी प्रकार से हर राज्य में प्री मानसून हम लोग बैठक करते हैं। मैं सिक्किम सरकार में वाइस चेयरमैन हूँ सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। तो हर राज्य में, सिक्किम में नहीं, करीब करीब हर राज्य में हम लोग एक मीटिंग होती है जिसमें कि सारे विभाग, चूंकि जैसा आप जानते हैं कि आपदा प्रबंधन में कोई खाली रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि हर विभाग का रोल होता है, तो वो सभी इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में हर जिले में मॉनसून से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक मीटिंग लेते हैं और उसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि जिले स्तर पर किस तरह की तैयारी है। क्योंकि जैसे प्रोफेसर गुप्ता बता रहे थे कि अगर हमारी पूर्व तैयारी नहीं होगी, अगर मान लिया एक विभाग है और उसने हमारे जैसे ड्रेनेज सिस्टम की इन्होंने बात कही, तो उसी से जो है आप देख सकते हैं कि भाई फ्लैश फ्लड आ जाता है। और अभी आपने 2 दिन पहले मुंबई में देखा कि एक पहली बारिश नहीं जो है उसमें पूरा जो वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूर्व तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अपने को एसेस करते हैं कि हम लोग तैयार हैं या नहीं हैं, और राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर, और मैं तो कहता हूं कि गांव के स्तर पर ये तैयारी होनी चाहिए ताकि लोगों को सबकी भागीदारी उसमें हो सके, राज्यों को राज्य बता सकें कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं। जी प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, जैसे विनोद सर ने बताया कि माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। डीसी लेवल पर भी बातचीत है, स्टेट लेवल अपने लेवल पर है, सेंटर का भी इसमें स्टेक है और से है, लेकिन बावजूद उसके भी ये बहुत आम है कि हम जैसे ही मॉनसून आता है, इतना सब करने के बाद भी, इतनी मीटिंग्स, इतनी बातचीत करने के बाद भी एग्जीक्यूशन की एक समस्या देखते हैं। उसका बड़ा फैक्टर आप क्या देखते हैं, कहाँ लैप्स हो जाता है, एक शहरी की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, इस बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। मीनाक्षी जी, मैं प्रोफेसर विनोद शर्मा जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा जी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य के स्तर पे किस तरह की पहल होती है उसकी चर्चा की। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आज हम साइंस के मामले में, जो मौसम का जो साइंस है उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और जो फोरकास्ट है हमारी वो काफ़ी अच्छी हो गई है। बहुत सालों पहले बहुत अच्छी फोरकास्ट नहीं होती थी, इसलिए लोग उस पर इतना भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब हमारी जो फोरकास्ट है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक्यूरेट होती है। अब इस फोरकास्ट को ले करके हम कितनी तत्परता से, कितना क्विकली चीज़ों में हम अमल लाते हैं, और वो इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो मानसून है कोई एक साल की बात नहीं है, मानसून हर साल आता है। और हर साल में कुछ ही वर्षों में, कुछ ही सालों में वो नॉर्मल आता है, कभी पहले आता है, कभी देर से आता है, कभी शुरू में उसमें गड़बड़ हो जाती है, कभी बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो मौसम में, मानसून में गड़बड़ी होना भी कोई बहुत अजीब बात नहीं है, ये भी हमारे यहाँ होता रहता है। और भारत का जो सिस्टम है वो मानसून का सिस्टम है। ये अनुभव को लेकर के, ये जो एक्सपीरियंस है पुराने सालों का, 10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का, और साइंसदान पे काम भी करते हैं, इनके ट्रेंड्स भी निकालते हैं कि लगभग 10 सालों के बीच में कम से कम 5-6 सालों में मानसून के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। इसको देख करके साइंस को हम सिंपल करके लेके जाएं, और जो जिला के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, और जैसा प्रोफेसर शर्मा साहब ने कहा कि विलेज के लेवल पे, इस तरीके से साइंस को प्रेजेंट करना चाहिए कि लोग उसको अच्छे से समझ जाएं और ये मीटिंग का इंतजार नहीं करना पड़े। अगर हमें मालूम है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, IMD ने ये सूचना दे दी है कि इस बार मानसून पहले आने की जरूरत है, तो मीटिंग हो या ना हो,
और इसकी इजाजत भी जो रेगुलेशन है वो देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर्स होती हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिला का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका चेयरमैन होता है। इसी तरीके से जो नगर निकाय होते हैं, हमारी म्युनिसिपैलिटी होती है, उसका जो कमिश्नर होता है वो उसका वहां पे उसके लिए रहता है, उसका जो मेयर होता है वो उसका चेयरमैन होता है। तो अधिकार दिए गए हैं। और इसी तरीके से अभी एक जद्दोजहद हो रही है कि जो गांव के प्लान है, जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, उसके अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट को जोड़ के देखा जाए। तो इसका पर्पस ही ये है कि हम नीचे तक जो प्रशासन है, जो लोकल गवर्नेंस है, उसको इन मामलों में मजबूत करें। तो वो कैसे इनिशिएटिव ले कि जैसे ही सूचना मिले वो लोकल लेवल पे वो इनिशिएटिव हो जानी चाहिए। उसके लिए हमें कोई बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर बोलेंगे या चीफ सेक्रेटरी बोलेंगे, अगर हमें वो अधिकार दिए गए हैं तो अधिकारों के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी आ जाती हैं। तो ये चीजों को बहुत देखना है। और दूसरा, आपने जो पब्लिक की बात करी, पब्लिक के अंदर इस मामले में बहुत ज्यादा अभी अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब तक बहुत स्ट्रिक्ट उन पे रोक नहीं लगाई जाती तब तक वो उस तरीके से कूड़ा फेंकना जारी रखते हैं। और भी कई चीजें होती हैं जिनकी वजह से जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद रहता है। और पहली बारिश, दूसरी बारिश में हम देखते हैं कि अक्सर हमारे शहर, हमारी गलियां, चाहे वो गांव की गलियां हो, शहरों की गलियां हैं, पूरा पानी भर जाता है। इसके बाद फिर जब वो सूखता नहीं है तब तक उसमें सफाई नहीं हो पाती। तो शुरू के जब मानसून आता है तो शुरू के समय में आप देखेंगे कि अक्सर सभी शहरों में हमारे ये समस्याएं देखने को मिलती है। तो उसमें जितना जो स्थानीय जो गवर्नेंस है, सरकार है, उतनी भूमिका हमारी पब्लिक की भी है। और उनको भी जानना चाहिए कि सफरिंग उनकी भी हो रही है, पब्लिक को भी नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल जी। प्रोफेसर विनोद जी, मैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट तो डिजास्टर होने के बाद ही हो रहा है। शुरुआत में ही मैं क्योंकि प्रिवेंशन की भी बात कर रही थी, और ये हम सब जानते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करें तो हम ऐसा नहीं है कि ड्रेनेज के लिए कोई साफ सफाई नहीं होती है, हम देखते हैं होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की समस्या भी हमको होती है। तो वैसे में क्योंकि हमारी टोपोग्राफी से लेकर हम एक बहुत डाइवर्स नेशन है, तो वैसे में हर स्टेट का अपना से होता होगा। हर स्टेट के लिए अगर जैसे आपने सिक्किम का जिक्र किया, वहाँ हिल एरिया है तो वहाँ पर अलग तरह का मैनेजमेंट होता होगा, प्लेन्स में अलग तरह का मैनेजमेंट होता होगा। तो ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी कि कुछ अलग वो चीज़ें करना चाहें, या जो कोई उनके लिए कोई नोटिफिकेशन है या फिर उनके लिए कोई जानकारी शेयर की जा रही है, तो उसको उसी तरीके से अडेप्ट करके उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करें, क्योंकि वो बहुत बड़े एम्बेसडर हो सकते हैं इस पूरे मिशन के। अगर देखें तो देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी भूमिका बताता हूँ। भारतवर्ष में जो पहले आपदा प्रबंधन का जो तंत्र था वो सब रिलीफ सेंट्रिक हुआ करता था। जब भी कोई आपदा आ जाती थी उसके बाद में रिलीफ के लिए हम लोग जाते थे, और रिलीफ के लिए हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेंड होता था। उसमें हमारे जो है, चाहे जिले स्तर की बात करें, चाहे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, लेकिन अभी इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट। एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और हम लोग बात कर रहे हैं अब, चूंकि अगर आप पूरा आपदा प्रबंधन तंत्र देखें तो उसके दो भाग आप कर सकते हैं। एक तो है जो हमारा पहला जो भाग है, जो पूर्व जो डिजास्टर से प्री डिजास्टर का जो फेज है, उसमें हमारी पूर्व तैयारी आती है, और वो फेज हमारे यहाँ अब भारतवर्ष में उसको प्राथमिकता दी जा रही है। उसी के नाते जो है हम लोग, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है सारे अधिकारियों को, चाहे वो हर राज्य में ATIs हों जहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारे सब अधिकारी और हमारे जितने भी विभाग हैं वो पूरी तैयारी करें। जैसे मॉनसून की अगर हम बात करें, और मॉनसून के अलावा भी जितने भी और प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके लिए भी हम लोग पूर्व तैयारी का मेरा मतलब ये है कि उसमें वनरेबिलिटी असेसमेंट, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर एक हिमालयन जो स्टेट्स हैं उनकी वनरेबिलिटी अलग तरह की है, उनका जो है इसी प्रकार से जो हमारे कोस्टल एरिया हैं उनकी वनरेबिलिटी दूसरी तरह की है, जो हमारे इस तरह के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे, तो हर
प्रदेश में, हर जिले में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं कि उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एक वनरेबिलिटी असेसमेंट होता है। उसके बाद में हमारे यहाँ, जैसे प्रोफेसर गुप्ता ने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होती जा रही है। हमारे यहाँ रिमोट सेंसिंग, हमारे यहाँ ये इतनी ज़्यादा विकसित हो गई हैं कि आप बता सकते हैं कि कितना एरिया है जो कि प्रभावित होगा। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो ज़्यादा प्रभावित होंगे। और एक बहुत अच्छी बात जो मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि जो अभी तक नहीं थी, वो अभी 15वें हमारे फाइनेंस कमीशन ने मिटिगेशन फंड दिया है। मिटिगेशन फंड का मतलब ये है कि आप पूर्व तैयारी में खाली बातों से तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए फंड्स अवेलेबल हैं। वो केंद्र सरकार के पास भी हैं, राज्य सरकार के पास भी। यदि आप कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आपदाओं को से बचा जा सकता है, जो प्रिडिक्शन की आपने बात जो आपने प्रिवेंशन की बात की, प्रिवेंशन के लिए आपको कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर हमें ये मालूम है कि ये क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश का पानी रुकता है, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, पंप लेने पड़ेंगे, कोई चीज करनी पड़ेगी ताकि वहां पे पानी ना भरे। तो अब उसके लिए हमारे पास पैसा है, हर राज्य के पास पैसा है, हर जिले में पैसा है। तो उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें, कैसे अपनी प्लान बनाएं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज भारतवर्ष के हर जिले में आपदा प्रबंधन की एक प्लान है, हर जिले की प्लान है, हर स्टेट की प्लान है। पूरे देश में जो नेशनल लेवल पे हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लान्स हम बनाते हैं, ये एक बहुत मुख्य भूमिका अदा कर सकती हैं हमारे प्री डिजास्टर फेस में। और पोस्ट डिजास्टर में तो हमारे यहाँ फिर एनडीआरएफ है और सब लोग, पूरा तंत्र है एक तरीके से, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक भी, हर लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनका कहना, उन्होंने जो 10 सूत्री कार्यक्रम दिया है, उसमें जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है वो जीवन के लिए है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे आदमी हो, चाहे हम, तो वो तो सब है ही। तो वो रेस्पॉन्स वाला पार्ट है। लेकिन मेरे विचार में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो पूर्व तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मैं प्रोफेसर गुप्ता आपसे जो जानना चाहती हूँ वो एक तो एवरेज नुकसान हमको कितना हो जाता है, इफ यू कैन टेल अस। अलावा इसके प्लान्स की हम बात कर रहे हैं, मामला फिर एग्जीक्यूशन में फंसता है, क्योंकि ये तो हम हर साल देखते हैं। मतलब ये कुछ वैसा नहीं है कि हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर किसी और तरह की बात करें और जो ग्राउंड रियलिटी है वो किसी और तरह की हो। सब कुछ हो रहा है, तो क्या कहीं एग्जीक्यूशन में कोई चैलेंज है, क्या परेशानी है फिर? देखिए, आपने जो एक बात कही नुकसान की जी, और पूरी दुनिया इसको लेकर के बात कर रही है कि जो इस तरह के समस्याएं होती हैं और जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो आपदाएं हैं, डिजास्टर से, उनको लेकर के, और जिसको हम लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं और हमारे देश की कई मामलों में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। प्रोफेसर विनोद शर्मा साहब ने भी बताया। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को एक जो मार्गदर्शन मिला है आपदा प्रबंधन में, चूँकि उनका खुद का अनुभव रहा है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, तो बहुत सुधार हुआ है, बहुत चीज़ें आगे बढ़ी हैं। लेकिन अभी जो रह कहाँ पे चीज़ें जाती हैं कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं लॉस एंड डैमेज के, जिनमें हम आर्थिक मूल्य उनका नहीं बता सकते। अब जैसे अगर पानी का भराव हो जाता है और पानी का भराव हो गया, उसकी वजह से अगर जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जो जल की, पानी की सप्लाई में जो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से लोगों का जो हेल्थ का इश्यू हो रहा है, उसको कोई बोले कि हम कितना नुकसान हुआ है इवैल्यूएशन में, तो वो अभी तकनीकों पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं, उस पर भी अनुसंधान चल रहा है, कुछ छोटी केस स्टडीज भी हैं, लेकिन अभी उतने सही ढंग से इस तरह के आकलन नहीं हो पाते हैं। लेकिन खैर, ये तो आकलन की बात रही। जो प्रिवेंशन पे चर्चा हो रही थी, उसमें यही है कि हमारे देश में आपदा प्रबंधन का जिस तरीके से तंत्र बनाया गया है, और पिछले 10-12 साल के अंदर जो उसमें एक तरीके से एक लीडरशिप वाला थॉट प्रोसेस आया है कि
पूरी दुनिया के लिए हम एक उदाहरण बन रहे हैं। जिस तरीके के बड़े डिजास्टर्स में खासकर बिपरजॉय हुआ और उसमें एक गुजरात के अंदर एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और भी बहुत सारी, जो टनल का इंसिडेंट था जो उत्तराखंड के अंदर जिसमें 40 से ज्यादा मजदूर थे। तो अब इसमें दो बातें निकल के आ रही हैं कि जो ऐसे आपदाएं, जो बड़ी जो स्केल की आपदाएं हैं, उसके अंदर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, और वो एक पूरी दुनिया के लिए उदाहरण मिलता है कि कैसे डिजास्टर्स को हम निपटें। लेकिन उसकी दूसरी तरफ जहां जन भागीदारी की बात आती है, और बहुत ही छोटे स्तर पे, जिनको कई बार हम आपदा नहीं कहते या डिजास्टर नहीं कहते, जल भराव हो गया, ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो गई, वहां पे सरकार के साथ साथ जो लोकल स्थानीय जो प्रशासन है उसके साथ साथ लोगों की भूमिका जहां पे होती, वहां पे बहुत बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी या और भी जो आपदा प्रबंधन के जो नेतृत्व है हमारे देश का, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो स्थानीय स्तर पे परिवर्तन आए, और उसी को लेकर के भारत सरकार ने एक बड़ी स्कीम भी शुरू करी जिसको आपदा मित्र कहते हैं। आपदा मित्र इसीलिए है क्योंकि कि जो ये स्कीम लाई गई है उसका पर्पस भी ये है कि स्थानीय स्तर पे हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो आपदा के समय पे सहयोगी बने, लेकिन सिर्फ आपदा के समय पे सहयोगी नहीं बने, एक माहौल में बदलाव लाएं, लोग जानें कि हमारी कौन सी छोटी सी गड़बड़ी की वजह से जब अधिक बरसात होगी, या दूसरी तरफ देखें जब बरसात बहुत कम होगी गर्मियों के दिन में, या और भी तरीके से जब गर्मी बहुत होती है जिसमें हीट वेव होता है, ऐसी स्थितियों में कौन सी ऐसी छोटी छोटी हमारी गड़बड़ियां हैं जिनकी वजह से लोगों के जानमाल को, हमारे मवेशी पशुओं की जानमाल को, या लोगों के हेल्थ को, वाटर सप्लाई को, सड़कों पे जो लोग काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनका जो आर्थिक नुकसान होता है क्योंकि बाजारें बंद होती हैं, वो लगा नहीं सकते, पानी भरा हुआ, उनके सामान खराब हो जाते हैं, इनका तो आकलन भी बहुत सही ढंग से नहीं हो पाता है क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो इन चीजों को लेकर के भी अभी काफी सरकार का फोकस है कि हम आपदा प्रबंधन की जो प्रणाली है और जो नीति है, राष्ट्रीय स्तर पे भी हम काम कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे और मजबूत की जाए, इस पे काफी फोकस है भी आजकल। बिल्कुल। तो प्रोफेसर विनोद जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसमें सिविल इंजीनियरिंग का से हो सकता है, या क्योंकि डिजाइनिंग और वो सब भी आता होगा। अब पानी तो ऊपर से पड़ेगा, लेकिन जब हम जिन चैलेंजेस की और जिस एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं वो जमीन पर है, तो वैसे में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किन की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, अगर प्री मॉनसून अगर कोई प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो कौन से वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कि या तो कुछ स्टेक पर है, या तो फिर उनको एक स्टेप अहेड जाकर इनिशिएट करना पड़ता है, ताकि जब मॉनसून हिट करे और जब खूब सारी बारिश हो रही हो, उस समय पर जो सिस्टम है वो डिरेल नहीं हो, वो इंटैक्ट रहे और ठीक से फंक्शन कर पाए। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और इसमें मेरा कहना ये होगा कि बहुत सारे विभाग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उनकी मुख्य भूमिका भी है। जैसे कि अगर हम खौली मानसून की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो उसमें जो इरिगेशन हमारा विभाग है वो एक नोडल डिपार्टमेंट हो जाता है, और उसमें और जो उसके सहायक डिपार्टमेंट है, जैसे अब हेल्थ वाला है इशू, कोई भी आपदा आती है, अगर मान लिया पानी कुछ देर रुक जाता है तो अपना मलेरिया का इसका खतरा बढ़ जाता है, तो जो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी होगी अगर कुछ हो जाता है, तो उसमें हेल्थ विभाग है, उसमें जो पशुपालन विभाग है क्योंकि हमारे पशु भी उसमें अफेक्टेड होते हैं, उसमें कृषि विभाग है जो कि उसका अगर मान लिया कम बारिश होती है तो भी कृषि विभाग आता है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी कृषि। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ विभाग हैं जो कि अपनी भूमिका को जानते हैं और उसमें सहयोग करते हैं, लेकिन इसमें मेरा एक चीज़ का और जोड़ना होगा। अभी करीब 2019 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उन्होंने डिक्लेयर किया एक CDRI, तो जो सिविल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो वो है कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम एक इस तरह का कोएलिशन चाहते हैं कि जो भी, चूंकि क्लाइमेट रिलेटेड जितने हजार्ड हैं, जैसे मॉनसून है और जैसे कि मतलब अतिवृष्टि है, जैसे बादल का फटना है, जैसे कि और या छोटे आइलैंड्स हैं, उसमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो। और उसमें आप यकीन मानिए कि 50 से ज्यादा मुल्क आज हमारे साथ उसमें सहयोगी हैं। जितने भी हमारे जो मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि एडीबी है, जैसे वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या है कि ऐसा नहीं है कि एशिया में या और देशों में जो है तकनीक नहीं है। हम हर मुल्क के पास कुछ ना कुछ तकनीक है, तो वो तकनीक किस तरह से हम छोटे मुल्कों में, आइलैंड कंट्रीज में, विकासशील देशों में, उनमें कैसे दें ताकि भवनों का जो नुकसान होता है, जैसे बारिश से ही आप देखते हैं कि जितने मकान हम लोग बनाते हैं उससे ज्यादा तो हर साल आपदाओं में गिरते हैं। तो यदि एक चीज समझ में लोगों के आ जाएगी, सरकारों की समझ में आ जाएगी कि हम किस प्रकार के मकान बनाएं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे हमारे भवन बने, कैसे हमारे हॉस्पिटल्स हों, कैसे स्कूल्स हों और वो आपदा से प्रभावित ना हो। यदि आपने, अगर आज इतनी बड़ी बाढ़ आ जाती है बंबई में और उसमें अगर आपका अस्पताल ही वो अफेक्ट हो जाता है, आपने देखा, कल आप न्यूज में सुन रहा था कि 5 अस्पतालों में अंदर पानी भर गया। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे भूकंप आए, तो लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित ना हो। तो ये हमारे देश की और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक कदम आगे सोचने की बात है कि हम अब जो पैसा लगाए, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो ऐसी स्ट्रक्चर बनाए जो कि आपदा से प्रभावित ना हो। और जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल, जैसे स्कूल्स, जैसे हमारे अपना पुलिस स्टेशंस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज, वो कम से कम ऐसे हों जहां से आप लोगों की सहायता कर सकें। बिल्कुल। तो अभी नजरिया बदल रहा है। जो प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अब पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है। भारत ने इस तरह के हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं और आपदा प्रबंधन में जो पिछले 10 सालों में आपने देखा है कि हम लोग जो जान माल के लिए, मतलब खास तौर से जो ह्यूमन लाइफ के लिए जितने हम लोग संवेदनशील हैं और ये चाहते हैं कि एक भी आदमी की मृत्यु ना हो आपदा में। और देखिए, इकोनॉमिक लॉस तो होता है, अब अगर कोई चीज होगी तो वो तो अलग चीज है। और वो तो अगर हम दोनों को अलग अलग लें तो जो जान माल का नुकसान है तो जान को अलग लें और माल को अलग लें, तो जान की जो हमने रक्षा की है और वो तो 0 तक पहुंचा दिया है कुछ राज्यों ने। और माल की बात यह है कि इकोनॉमिक लॉस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, चूंकि हमारा इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारे तो इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं उनको अभी हमें देखना है कि हम किस प्रकार से उनको भी कम कर सकें, ताकि हम लोग 2047 में एक विकसित देश की तरह से बन सकें। बिल्कुल। और प्रोफेसर गुप्ता, आपसे मैं स्टेजेस ही जानना चाहती थी असल में कि क्या क्योंकि जब हम कोई भी एक रोड मैप बनाते हैं और फिर उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। तो जैसे हम क्योंकि प्री मॉनसून और इस सब की बात कर रहे हैं, तो कैसे स्टेज वाइज हम आगे बढ़ते हैं? मेरा इसलिए भी बार बार इसके ऊपर फोकस है क्योंकि ये हम देखते हैं अपने आसपास में कि हम शिकायतें बहुत करते हैं। हम ये हमेशा कहते हैं कि यहाँ पानी भरता है और उस एरिया में पानी भरता है और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन, वो हम कहीं ना कहीं वहाँ लैक करते हैं। तो एक अवेयरनेस कैंपेन जैसा, एक अवेयरनेस आपकी तरफ से भी मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि किन किन स्टेजेस में वो देखें और अपने आप को उसमें वो एक तरह से हेल्प आउट कर पाएँ। कम से कम जो उनका जो बिट है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहना चाहिए। तो कैसे कैसे स्टेज वाइज हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह से जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनके जो आउटकम्स होते हैं? हाँ, 2 तरीके से 2 भागों में इस बात को बताना चाहूँगा।
एक बात अगर हम करें जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी का, आज टेक्नोलॉजी हर जगह है, हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जीपीएस है और मैप का प्रयोग सभी लोग करते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो एआई है उसके थ्रू हम सिनेरियो भी जनरेट कर सकते हैं। और हमारे जो संस्थाएं हैं, आईआईटीज़ हैं, इंजीनियरिंग की भी संस्थाएं हैं, जो साइंसदान हैं, अभी वो बहुत अच्छे से, और प्राइवेट भी जो बहुत सारे लोग हैं, वो इसको कितनी बारिश होने पे वहाँ पे जिस तरीके का डेवलपमेंट है, जिस तरीके की बिल्डिंग बनी है, वो एक सिनेरियो जनरेट कर सकते हैं कि कितना और कौन से क्षेत्र में कितना पानी भरेगा, हम वहाँ से निकल पाएंगे या वहाँ फंस जाएंगे, और कितनी देर में वो पानी भरेगा। अगर उस चीज को, जो सिनेरियो बेस्ड अवेयरनेस है, थोड़ा पॉपुलराइज किया जाए, लोगों को बताने से ज्यादा देखने में, अगर उन्हें दिखाया जाता है कि देखिए अगर इतनी बारिश हो जाएगी और आपका ये ड्रेनेज है, इसकी ये कैपेसिटी है, अगर इसकी कैपेसिटी आपने कूड़ा इसमें फेंकना नहीं बंद किया तो ये पानी यहां तक आएगा। अगर आपने कूड़ा पहले से नहीं फेंक रहे हैं वहां पे, आपका ड्रेनेज सही है, उसमें कोई साइंस बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम सीनेरियो हम दिखाते हैं कि अगर आप कूड़ा कूड़े की जगह पे डालते हैं, आपने जो ड्रेनेज है उसे बंद नहीं किया, तो ये पानी सिर्फ आपका 1 फीट आएगा, निकल जाएगा, वो 3 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगा पानी, या पूरी रात भर में पानी खत्म हो जाएगा। इससे लोगों के जो दिमाग में बात और थोड़ा सा समझ में आएगी। तो अब जो भी अवेयरनेस की बात करना है, जागरूकता की बात करना, उसमें कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना पड़ेगा। और आप सब लोग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ओपन हैं, लोग उसमें देखना चाहते हैं, मोबाइल में सिनेरियो लोग देख सकते हैं, तो कैसे ये पहुंचाई जाए बात। दूसरी बात है कि लोगों को खुद के लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो स्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, भय बिन होए न प्रीति, तो जब तक लोगों को ये नहीं समझ में आता कि उसमें उनका क्या नुकसान है, लोगों को कई बार ये बाद में पता चलता है कि उन्होंने जो किया, छोटी सी गलतियां, कई बार गलतियां जिसकी वजह से उनका खुद का नुकसान हुआ, वो उन्हें बाद में पता चलता है। तो अगर वो बात पहले उनको उनके दिमाग में पहुंचाई जाए, तो इसमें हमारी जो कॉलोनी में सोसाइटीज होती हैं, तरह तरह की कमेटियां होती हैं, सोशल कमेटियां होती हैं, कई बार हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चौराहे चौगड्डे जहां पे लोग बैठते हैं, कैसे वहां पे ये बातें ली जाएं। और इसके साथ साथ सोसाइटी के 2 तबकों की बहुत बड़ी भूमिका है, वो है जो हमारी महिला सदस्य हैं, विमेन मेंबर्स हैं, जो माताएं बहनें हैं, उसकी भूमिका समाज के अंदर इस बात को ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा जो आने वाले सिटीजन हैं, हमारे बच्चे हैं, अभी भी अगर हम देखें तो शायद हमसे, वो हमारी जनरेशन से बहुत आगे सोचते हैं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में वो हमसे बहुत तेज हैं। हमें उसी स्ट्रेंथ को, जो उनकी मजबूती है, जो उनका बल है, उसको हमें हार्नेस करना पड़ेगा समाज में इस बदलाव को लाने के लिए। जी प्रोफेसर विनोद जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि चैलेंजेस की तो हमने बात की, लेकिन वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप भी हम बात कर रहे हैं, और एडवांसमेंट की भी बात कर रहे हैं। मेड डिपार्टमेंट हम जाते हैं आजकल, आपको आर्ली बेसिस पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड दैट टू वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। तो ये वे फॉरवर्ड एक तरीके का है, लेकिन और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हमारे व्यूवर्स को इस बात का एक उम्मीद और भरोसा जगे कि हम बहुत सही दिशा में हैं, और जो भी अभी तक इस तरह मॉनसून को लेकर जो वो परेशानियां झेल रहे हैं, आने वाला समय जो है, आने वाला वक्त जो है, वो इससे अलग होगा उनके लिए? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि आगे वे फॉरवर्ड की जो आप बात करना चाहते हैं, इसमें कई बिंदु हैं जो मैं रखना चाहता हूं। जी। और सबसे ज़्यादा जो मेरी मुख्य बात है वो ये है कि अभी देखिए, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जलवायु परिवर्तन है, उसकी वजह से मॉनसून और काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं, और हम भी अपने देश में भी देखते हैं और देशों में भी उसका प्रभाव बड़ा है। तो जो आपने जानकारी की बात कही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में भी हमने चमोली में देखी, अभी परसों जो है शिमला में भी हमने देखा, और इसी प्रकार से जो
बादल फटना वो कभी कभी पहले हुआ करता था। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी कि आपका इतना एक्सपोजर है, ये होता कभी कभी था या आजकल क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है तो रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है ओके। और इसीलिए जो प्राकृतिक आपदाओं का जो हम क्लाइमेट चेंज से संबंध बताते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो और या उनका जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है, तो इसकी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए जो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि बच्चों की बात स्कूल्स में, जापान में हम देखते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें उन्होंने डाल दिया है। मैं सिक्किम में आपको बताना चाहता हूं कि सिक्किम में हमने जो प्राइमरी एजुकेशन से लगा करके और हायर एजुकेशन तक हम चाहते हैं कि हर बच्चे को ये पता हो कि हम कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो सिक्किम को प्रभावित कर सकती हैं। उसमें खाली अर्थक्वेक ही नहीं, अर्थक्वेक तो उन्होंने देखा है 2011 में, लैंडस्लाइड तो वो देखते हैं। अभी ग्लोफ आया 2023 में, तो ग्लोफ को उन्हें पता होना चाहिए ग्लोफ है क्या, कितनी ग्लेशियर लेक है हमारे उसमें, कितनी ग्लेशियर लेक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जानकारी, एजुकेशन, डिजास्टर एजुकेशन, ये बड़े मुख्य बिंदु हैं और इनसे बहुत ज्यादा, चूंकि अब देखिए लिटरेसी रेट हमारा बढ़ रहा है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो इन्होंने बताया कि चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो चाहे कुछ हो, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें अदा कर सकती हैं। देखिए, अब नए नए डिजास्टर हो रहे हैं, नए नए डिजास्टर, हीट वेव है, अभी कोल्ड वेव है, तो इनकी पूरी जानकारी कि कितना टेम्परेचर हीट वेव से किस तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म वो हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से आप कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अस्पताल ले जाते हैं फिर भी डॉक्टर्स भी उनको नहीं बचा पाते। तो हीट वेव, कोल्ड वेव, अभी थंडर लाइटनिंग इतना बड़ा एक आपदा बन गई है कि आपको जान के बड़े दुख होगा कि लास्ट ईयर में हजारों लोगों की मौत हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन सब राज्यों में हुई है। और तो ये इस प्रकार की आपदाएं हैं जिनके बारे में पब्लिक को पता होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि पब्लिक का उसमें पार्टिसिपेशन, चूंकि ये जानकारी अभी देखिए एनडीएमए ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं, हीट वेव के लिए भी जानकारी, थंडर लाइटनिंग के बारे में बहुत रिसर्च हो रही है। अभी एनआरएससी ने बहुत पूरे हिंदुस्तान के मैप दे दिए, पूरी जगह बता दिए कि भाई ये बिंदु हैं जहां पर ज्यादा होती है। तो अब हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो हम किसान हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे एक आम आदमी हैं। मेरे ख्याल से जितनी जानकारी हमको है, अगर उसका लाभ हम पूरा उठाएं तो बहुत सारा जान माल का नुकसान बच सकता है, वो भी बच सकता है। और प्रोफेसर गुप्ता, शायद हम, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए हम अभी हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात करें तो आपको आसपास में सुनने को मिलेगा कि हमारा जो वाटर रिजर्वेयर है वो कम हो गया है। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर पीने के पानी की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह का हम देख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस है, नहीं हो रहा है। लेकिन अभी फिर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हम देखेंगे कि चारों तरफ हमें पानी ही पानी नजर आएगा। तो ये जो इंटरलिंक्ड एक अच्छा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, इस सब को लेकर भी जब बातचीत होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो आई एम श्योर होती होगी बातचीत। और उस लेवल पे भी क्या कुछ बता सकते हैं आप हमें अभी? देखिए, ये जो बात आपने कही और जैसा प्रोफेसर शर्मा भी कह रहे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो ये एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी, कि जो बाढ़ वाले क्षेत्र थे अब वहां पे सूखा भी मिल रहा है और बाढ़ भी मिल रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां सिर्फ सूखा होता था, जहां सिर्फ पानी की कमी, अब वहां बाढ़ भी होती है और सूखा भी हो रहा है। उसके बाद वहां पे हीट वेव भी होती है, और इसके बाद अगर वो जंगल से जुड़े हुए जगह हैं तो वहां पे जंगल की आग भी होती है, और अगर वो वहां पे जानवर वगैरह हैं तो वो जो आदमी और जानवरों के बीच में जो संघर्ष होता है वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो अब क्या है, जो सिंगल हैजार्ड सिस्टम से हम मल्टी हैजार्ड सिस्टम की तरफ आ गए, एक जगह पे कई। और उसका कारण एक तो ये भी है कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल रहा है, स्थानीय स्तर की बात करें, हमने बहुत तेजी से डेवलप करने की कोशिश करी है, जरूरत भी थी।
लोगों की हमारी बड़ी आबादी है, हमारी बड़ी आबादी में लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ने उस साइंस को समझा नहीं या उसको समझने में थोड़ा देर लगी और विकास की रफ्तार हमारी थोड़ी सी तेज हो गई, और जब हम जल्दी डेवलप करना चाहते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन आज की डेट में साइंस इतना अच्छा हो गया है कि हम पूरी सिनेरियो को मॉडल कर सकते हैं, पूरी चीज़ों को जान सकते हैं। अब अगर बरसात ज़्यादा होती है, जो क्लाइमेट चेंज के जो प्रोजेक्शंस हैं, मॉडल्स हैं, उसके बेस पे अब हम लोकल लेवल पे भी बता सकते हैं। जैसे आपने बोला कि कुछ घंटों के बाद नाव कास्टिंग की बात जो हो रही है वो भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ लोकल एक गांव में या एक मोहल्ले में दिल्ली के जैसे कई टुकड़े कर दें तो किस क्षेत्र में बरसात की स्थिति क्या रहेगी, उसका भी फोरकास्ट हमारे पास हो जाता है। लेकिन हम उसको उपयोग में तब ला सकते हैं कि उसके बेस पे हम समझें कि वहाँ का जो हमने जो खुली जमीन थी या वहाँ के जो ताल तलैया इस तरह की चीज़ें थी जिनको हमने पैक कर दिए हैं कचरा डाल करके या उन पे मकान बना करके या उनको सीमेंट से कंक्रीट करके, तो जो भी अगर बारिश से 5% भी बारिश बढ़ गई तो वो बारिश का जो रन ऑफ है वो जाएगा कहाँ, क्योंकि हमने रन ऑफ जो जमीन सोखती थी पानी को वो भी हमने कम कर दिया है। तो पानी जमीन सोखती थी और बाद में जब वो सूखा होता था या जब बरसात का समय निकल जाता था तो धरती के अंदर पानी होता था। अब दोनों तरह के नुकसान हो रहे हैं, पहले पानी सोखती नहीं है इसलिए बाढ़ की स्थिति बनती है और बाद में फिर पानी होता नहीं है तो हमारे ताल तलैया कम हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो हमारा सामंजस्य था, और इसीलिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन की भी जो बात करी और भारत उसमें भी काफी अग्रणी है पूरी दुनिया में इस बात को करने को कि हमें फिर से पर्यावरण सम्मत हमारा विकास की शैली और जीवन शैली को फिर से सोचना पड़ेगा कि हमें विकास तो चाहिए लेकिन विकास के साथ हम पर्यावरण की भी कैसे सुधार करते रहें। कई बार हमें कुछ वृक्षों को काटना जरूरी पड़ सकता है या कोई तालाब है उसको बदलना या उसकी स्थिति बदलना जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हम उसका कैसे भरपाई कैसे करेंगे, साथ में उसका भी प्लान होना चाहिए। और ये हो भी रहा है, लेकिन ये पूरे देश में एक सा नहीं है, कहीं पर अच्छे उदाहरण भी हैं, कहीं पर अच्छे उदाहरण नहीं है। ये अच्छे उदाहरणों को लेकर के जब ट्रेनिंग की जाती है तब वो दूसरे लोगों तक अच्छा संदेश पहुंचता है। तो इसको और मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और समय के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है हम कोई बदलाव लाने के लिए। बिल्कुल। तो कंक्लूडिंग रिमार्क आप क्या बताएंगे विनोद शर्मा जी, क्योंकि हम बहुत सारी बातें की हैं हमने, लेकिन हाउ विल यू कंक्लूड? नहीं, देखिए इसमें कंक्लूजन की ये है कि हम लोग बहुत ही जिसे कहना चाहिए अपने अगर 10 साल में आप देखें तो हर साल हम लोग जो हैं अपनी अवेयरनेस में, अपनी पब्लिक एजुकेशन में और सारे राज्यों को सुदृढ़ करने में उसमें आगे बढ़ रहे हैं। पब्लिक का जो कॉपरेशन है वो भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में एजुकेशन की अगर हम बात करें तो डिजास्टर एजुकेशन भी वो हो रही है। जितने विभाग हैं, जो मेन स्ट्रीमिंग हम कहते थे कि हर विभाग का इसमें रोल होना चाहिए, वो भी तो अभी देखिए मेरा तो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत इसमें प्रगति की है। और अगर हम इसी तरह से हम लोग अगर प्राथमिकता पे डिजास्टर मैनेजमेंट को रखते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से गवर्नेंस का वो एक हिस्सा बन जाता है तो डेफिनेटली हमको फायदा होगा और पब्लिक को की जान माल की उसमें रक्षा भी होगी। बिल्कुल। प्रोफेसर विनोद गुप्ता जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ, अनिल गुप्ता जी, कि इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से सारे इनिशिएटिव्स को लेकर क्या रहेगा एंड हाउ होपफुल यू आर? मैं काफ़ी होपफुल हूँ, काफ़ी उम्मीद है और सबके साथ मिलके ही हम बदल सकते हैं। तो जो सबका साथ सबका विकास वाला हमारे देश का नारा है। और दूसरी बात है कि हमारे ये 2025 में हम हैं और 2047 में हम मानते हैं कि हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे और अभी भी हम चौथी इकोनॉमी का हमें एक वो मिला है पूरे दुनिया के अंदर। तो ये जो 22 साल हैं वो हमें 22 साल के हिसाब से नहीं सोचने होंगे, हमें 2 और 2 22 सोचने होंगे। तो हमारे लिए शायद हर 2 साल और हर 2 साल के अंदर हर साल, जो प्रोफेसर विनोद शर्मा बोल रहे थे, हमें इंतजार नहीं करना है कि 22 साल, हमें ये देखना है। और उसके लिए जो हम सबका एक प्रयास है जिसको हम कहते हैं कि
एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाना है लेकिन बदलाव की समय सीमा भी हम तय कर लें। बिल्कुल, हम सुधार लाएंगे लेकिन एक टाइम ला लें, हम कितने दिन के अंदर सुधार लाना है, ताकि हमारा ये जो सपना है, सबका मिलके सपना है एक विकसित भारत का, वो सुरक्षित भारत भी और आपदा रक्षित भारत भी बन सके, इसके हिसाब से हम चलें तो पक्का इसमें हमको एक जो सक्सेस है वो मिलेगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, और प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तो जो रिस्पांस और रिलीफ है उससे प्रिवेंशन कहीं ज़्यादा, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप एक शहरी होने के नाते अपने हवाले से जो भी कर सकते हैं वो भी आपको कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब बाढ़ आएगी, अगर आसपास में पानी होगा तो आप भी उसी तरह की परेशानियों से दो चार होंगे, तो उससे बचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं ddurduspecials@gmail.com पर मेल के ज़रिए। इसी के साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।